सो हेलो गाइस, एसएससी वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है क्योंकि एसएससी ने अपना टेंटेटिव एसएससी का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। उन्होंने 2021 और 2022 के लिए एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम डेट्स को अनाउंस कर दिया है कि कब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट क्या होगी और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम किस मंथ में होगा वो भी उन्होंने बता दिया है। एसएससी की एक खासियत रही है कि उन्होंने जो भी अपनी टेंटेटिव डेट्स दी हैं उनमें उन्होंने एग्ज़ाम्स ज़रूर कंडक्ट कराए हैं। तो इस टेंटेटिव डेट्स को आप बिल्कुल यही माने कि इन्हीं डेट्स में एग्ज़ाम होगा। अगर आगे पीछे भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। और एसएससी के इस कैलेंडर से एक चीज़ और क्लियर हो गई है, क्योंकि एसएससी ने ये प्री एग्ज़ाम्स की डेट निकाली है तो इससे क्लियर हो गई है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो अभी भी एसएससी ही कराएगा। एटलीस्ट 21 और 22 का एग्ज़ाम तो एसएससी ही कंडक्ट कराएगा, एनआरए सीईटी कंडक्ट नहीं होगा। पहले ये था कि एनआरए सीईटी होगा देन बाकी के एग्ज़ाम्स होंगे, बट एटलीस्ट 21-22 का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। आगे क्या होता है वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एसएससी के 4 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जिससे आप 4 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसएससी ने क्या क्या डेट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले उसने सीजीएल के लिए डेट दी हुई है। तो टियर 1 की डेट जो उन्होंने दी हुई है कि जिस दिन से फॉर्म आएगा एडवर्टीजमेंट डेट, तो वो है 23 दिसंबर 2021, यानी कुछ ही दिनों बाद, लगभग 5 दिनों बाद एसएससी के सीजीएल के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 महीने बाद यानी 23 जनवरी 2022 को फॉर्म की क्लोजिंग डेट है, वो लास्ट डेट होगी। और इस सीजीएल का एग्ज़ाम होगा अप्रैल मंथ में 2022 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम में। सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो टियर 1 कंडक्ट होगा वो उसकी डेट है 1 फेब 2022, यानी फरवरी का महीना आपके लिए सीएचएसएल का एग्ज़ाम का फॉर्म लेकर आएगा। और 7 मार्च 22 में एग्ज़ाम की क्लोजिंग डेट है और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो मई के मंथ में होगा, यानी अभी से अप्रॉक्स आपके पास 5 महीने हैं, ठीक है। देन आता है हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम, जिसका टियर 1 जो है वो 22 मार्च 2022 फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन 30 अप्रैल 2022 को क्लोजिंग डेट है और एग्ज़ाम होगा जून 2022 में, यानी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए आपके पास 6 महीने हैं। सीपीओ वगैरह के एग्ज़ाम एसएससी ने काफ़ी डिले कर दिए हैं और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह के ये सारे अगस्त, अक्टूबर, एंड जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर 2022 को हो गया है। तो ये सारे काफ़ी डिले हैं, इनके लिए आपके पास बहुत टाइम है। बट जो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। सीजीएल का एग्ज़ाम अगले 4 महीने में हो जाएगा, सीएचएसएल का अगले 5 महीनों में और एमटीएस का अगले 6 महीने में, यानी अगले 4-5 महीनों में आपको हर महीने एग्ज़ाम देना है जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अभी हम सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, तो हम उसके बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सीजीएल का एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आपको 18 ईयर्स का होना चाहिए। जो एज क्राइटेरिया है उसके लिए आपको 18 ईयर्स का हो जाना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल द एग्ज़ाम डेट, ठीक है। एंड आप ऑफकोर्स 18 के होंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आपका हाई स्कूलिंग, आपका इंटर, ये सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास आपके सारे मार्कशीट्स होने चाहिए, आधार वगैरह होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपके फॉर्म फिल करते टाइम पे मांगी जाती हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के सीजीएल के। तो सीजीएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स यानी जनरल एप्टीट्यूड हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश यानी हमारी जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस हमारा 5th सब्जेक्ट होता है, ओके। तो जनरल इंग्लिश में आ जाते हैं। हर सेक्शन से आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 50-50 मार्क्स का आपका हर सेक्शन होगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का होगा। टाइम कितना मिलेगा, तो ओवरऑल टाइम आपको 60 मिनट का मिलता है, 1 घंटे का,
पेपर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी 1.5 घंटे मिलते हैं। बाकी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, पेपर का जो लेवल होता है वो जान लेते हैं। तो पेपर का लेवल 2 टाइप्स का ही होगा, या तो पेपर का लेवल जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है तो एटलीस्ट आपको मैथ्स में देखिए, आपको पूरा पेपर 1 घंटे में करना है, तो आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप कहीं सीजीएल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। आते तो आपको सभी होंगे, बट आपको अपनी स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीजनिंग सबसे बात कर लेते हैं इंग्लिश और जीएस की। तो इंग्लिश और जीएस में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जो बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं उनको जीएस में मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं, और मिनिमम वो 5 से 7 सेकंड में जीएस के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में वो जीएस का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। देन बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी ऐसा ही होता है, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जिनका लेवल अच्छा है। टाइम जो आपका टाइम टेकन सब्जेक्ट्स होंगे, टाइम टेकन सेक्शन होगा, वो आपका मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। ये दोनों सेक्शंस जो हैं ये आपके टाइम टेकन होते हैं। फिर भी अगर पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है तो मैथ्स आपको 12 से 15 मिनट में करनी होगी। यानी अगर इजी टू मॉडरेट है पेपर का लेवल तो उसके लिए आपको मैथ्स का जो सेक्शन होगा वो आपको 12 से 15 मिनट में करना होगा। ठीक है, अगर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, यानी अगर आपका पेपर ज़्यादा टफ आ गया है, अब वो आपके लिए तो सिर्फ टफ होगा नहीं, अगर आपने तैयारी अच्छी करी हुई है वो सभी के लिए टफ होगा। ठीक है, तो अब ये मत सोचिए कि मुझसे ही नहीं हो रहा है, वो सबका यही हाल होता है वहाँ पर। तो अगर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो मैथ्स आपको 20 से 25 मिनट में कर लेनी है। 25 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है तो फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको अपनी स्पीड और अच्छी करनी पड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपको कितना टाइम किस सेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मैथ्स में लेकिन अगर आपको 25 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपको स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पेपर कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं कि भाई 4 महीने में एग्ज़ाम है और 4 महीने में हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, फोड़ देना है पेपर को, तो कैसे करेंगे? इतना आसान तो है नहीं क्रैक करना। अगर इतना ही आसान होता तो सभी लोग सेलेक्ट हो चुके होते। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी, एक चीज़ आप याद रखिए, यूट्यूब में हर चैनल में आपको लगभग स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा, लेकिन सभी स्ट्रैटेजीज या पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी सभी बच्चों के लिए वर्क करे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे पर वर्क करेगी, बिल्कुल नहीं वर्क करेगी। वो 3 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैं भी 3 घंटे पढ़ लूँगा, मेरा हो जाएगा, नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो हो सकता है आपका 2 घंटे में ही हो जाए, अगर आपकी मैथ्स खराब है तो आपको 6 घंटे भी कम पड़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वेरी टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जो अभी अभी जस्ट कदम ही रखा है, जस्ट उन्होंने सुना ही है कि एसएससी जैसा भी कुछ होता है, जस्ट उन्हें अभी अभी पता चला है, उन्होंने जस्ट ये मान लीजिए कि उन्होंने ग्रेजुएशन अभी किया ही है, अब तो वो कंपटीशन के दौर पे उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। ठीक है, जस्ट फैक्ट्री से निकाला ही गया है अभी तो उन्हें। सेकंड आते हैं जो मिड स्टूडेंट्स होते हैं। मिड स्टूडेंट्स से क्या मतलब है, यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जिन्हें ये पता है कि एसएससी क्या होता है, जिन्हें ये पता है कि एसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कुछ यूट्यूब चैनल्स देख लिए हैं, शुरू कर दिए हैं वो। और थर्ड जो आते हैं वो आते हैं हमारे प्रो प्लेयर्स। तो जो प्रो प्लेयर्स से मेरा मतलब उन स्टूडेंट्स से है जिन्हें सब कुछ पता है, मतलब उन्हें ये भी पता है कि एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे देते हैं, उन्हें हर चीज़ आती है। अगर ये जो प्रो प्लेयर्स है ना, एसएससी को तो इनसे आकर एडवाइस लेनी चाहिए। आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं है, ये सच बात बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एसएससी से ज़्यादा नॉलेज होती है एसएससी के बारे में। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने पूरा घोल कर पिया हुआ है एसएससी के सिलेबस को, उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, एक एक स्टेप उन्होंने किया हुआ है, उन्हें एग्ज़ाम आता है, उन्हें ये पता, उन्होंने ऑलरेडी 2-3 एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अभी तो वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनसे मिस्टेक क्या हो रही है जिससे वो मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, बस। बाकी उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें सब कुछ पता है, अच्छे से वो पेपर सॉल्व कर भी लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो उनका ध्यान सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पर है और किसी भी चीज़ पर नहीं। जिस दिन उनकी मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी उस दिन उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है सब्जेक्ट, वो होता है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना होता है कि उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को या तो मैथ्स में दिक्कत होती है या इंग्लिश में दिक्कत होती है सीजीएल के एग्जाम में, और मेंस में तो इंग्लिश और मैथ्स का ही पूरा खेल होता है। 500 नंबर का मेंस होता है जिसमें 250 नंबर का मैथ्स और 250 नंबर का इंग्लिश होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो मैथ्स में दो चीजें होती है, दो सेक्शन में मैथ्स डिवाइड होता है। एक होता है एरिथमेटिक, एक सेक्शन होता है हमारा एडवांस का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि एरिथमेटिक या एडवांस किस में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, जो आपको नहीं आता उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। बट फिर भी अगर देखें हम दोनों में कंपैरिजन करें तो पिछले 5 साल के जो एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखे हुए हैं, जिनका एनालिसिस किया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि एडवांस का जो पार्ट है वो एरिथमेटिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। यानी अगर पेपर में 40 से 50%, 25 नंबर में से 40 से 50% अगर एरिथमेटिक आ रहा है तो 50 से 60% उसमें एडवांस होगा, ठीक है। तो आपको एडवांस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एरिथमेटिक पे फोकस ही नहीं करना है, छोड़ना आपको कुछ नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। एरिथमेटिक के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, एक तो आपकी स्पीड और दूसरी आपकी कैलकुलेशन, ओके। स्पीड और कैलकुलेशन आता सब कुछ है, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, पर स्पीड नहीं है, कुछ नहीं होना, पेपर ख़त्म हो जाएगा, टाइम अप हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम वहीं शट डाउन हो जाएगा और आप बस ये सोचते रहेंगे कि मैंने तो आगे के क्वेश्चंस भी नहीं देखे। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी। स्पीड क्यों नहीं थी? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी? तो कैलकुलेशन अच्छी होगी जब आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल मुंह जबानी लर्न होंगी, जब आपको ये पता होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, उसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, उसके लिए आपको क्यूब्स आने चाहिए। टेबल आपको एटलीस्ट 1 to 30 आनी ही चाहिए, एटलीस्ट, ज़्यादा वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 1 to 50 आने चाहिए, एटलीस्ट। क्यूब आपको 1 to 25 आने चाहिए, एटलीस्ट। ये एटलीस्ट है, मैक्सिमम वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए ही सुविधा है, ठीक है। बट इतना तो होना ही चाहिए हर बच्चे को, फिर वो बिगिनर हो, मिड स्टूडेंट हो या प्रो प्लेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। एडवांस के लिए, और हाँ एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन अच्छी करना 2 दिन का खेल नहीं है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा तब अच्छी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन हैज़ नो शॉर्टकट,
ठीक है, कैलकुलेशन हैज नो शॉर्टकट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। ओके, बात कर लेते हैं एडवांस की। एडवांस में आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बिना फॉर्मूलेस के एडवांस नहीं होती। फॉर्मूले के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोटबुक बना लीजिए कोई, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं हम, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आप क्या क्या लिखेंगे, तो शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूलेज लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स में कुछ थ्योरम्स होती हैं, थ्योरीज, थ्योरम्स, वो लिख सकते हैं आप। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मान लीजिए आप ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं किसी टीचर को, उसने कुछ पढ़ाया, आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर गई, आपको लगा कि ये तो मैं बहुत अच्छे से सीख सकता हूँ और कभी कभी लेकिन मैं भूल जाता हूँ, तो वो आप इसमें लिख लीजिए। और ये सब कुछ आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना है, रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम। ओके, तो ये आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना है। फोकस आपका कैलकुलेशन पर होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए एटलीस्ट आपको रोज 20 मिनट देने हैं। 20 से 30 मिनट भी आप दे सकते हैं, 40 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी की कैलकुलेशन 20 मिनट में ही अच्छी हो जाएगी, किसी की कैलकुलेशन को 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए कि आप कौन से मिनट में, कितने मिनट में कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको रोज करना है। जब आप रोज करेंगे ना तभी कुछ होगा। अगर आप ये सोचे कि एक दिन कर लेता हूँ और हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज, कैलकुलेशंस के साथ साथ आपको अप्रोक्सीमेशन, मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन से खेलना आपको आना चाहिए। जब तक आप अप्रोक्सीमेशन से खेलना नहीं जानेंगे ना, तब तक बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब है कि आप वहाँ पर एग्जाम में क्या पूरा एक पेज का कैलकुलेशन करने बैठेंगे? वहाँ पर कोई नहीं देख रहा कि आपने क्या सॉल्यूशन किया है, आपने कौन सी अप्रोच लगाई है। वहाँ पर ये देखना है कि आपने आंसर सही टिक किया है या नहीं, बस। तो आपको अप्रोक्सीमेशन से खेलना है। डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, इतना आपको प्रैक्टिस करने की आपको अंदाज़ा हो जाए कि आंसर ये ही होगा और वही होगा। आपको यूनिट डिजिट से खेलना आना चाहिए कि यूनिट डिजिट से आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो बहुत ही अच्छा खेलेंगे एग्जाम को, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हार्ड वर्किंग प्लेयर के साथ साथ एक माइंड सेट प्लेयर के तरीके भी खेलना होगा, जिसे ये पता है कि उसे अगला कदम क्या चलना है। जैसे चेस का गेम होता है ना, उसमें सामने वाले को नहीं पता होता, लेकिन हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। और यहाँ तक कि कुछ अच्छे प्लेयर होते हैं जो सामने वाले का माइंड भी पढ़ लेते हैं कि वो इसके बाद ये करेगा, तो आपको वो बनना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप बिगिनर हैं, खास तौर पे बिगिनर के लिए है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप एकदम से हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे प्रो प्लेयर की तरीके बनना है। कुछ बच्चे होते हैं वो खुद को कंपेयर करते हैं, उन्होंने अभी अभी शुरू ही किया होता है और वो कंपेयर करते हैं जो 4 साल से ऑलरेडी पढ़ रहा है, ठीक है। वो उससे खुद को कंपेयर करते हैं कि उसने टेस्ट दिया, उसके तो 200 में से 180 190 आ गए, मैंने दिया तो मेरे तो 50 या 60 या 90 पे ही रह गए। ऐसा क्यों? मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आपसे होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? किसने कह दिया कि नहीं होगा? आप कंपेयर गलत इंसान से कर रहे हैं ना, अभी के लिए एटलीस्ट। क्योंकि जिस इंसान से आप कंपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस रेस में 4 साल से है, तो उसे सब कुछ आता है। आपने तभी शुरू ही किया है, तो आपको पहले उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिए, अपने अंदर की खासियत को आपको पहचानना है। दूसरों की खासियत क्या है वो आपको नहीं देखनी है, आपको खुद को देखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो रेशियो से ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो एलिगेशन लगाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं, आपकी स्पीड मेंटेन है या नहीं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद बिगिनर्स के लिए एक और चीज़, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप अपने उस टीचर पर ट्रस्ट रखिए। आपको अपने टीचर पर ट्रस्ट रखना है। आपको उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू योर टीचर। जैसा जैसा आपको टीचर आपका करा रहा है आप वैसे वैसे करिए,
ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखिए। क्वेश्चंस में जो थ्योरम्स हैं या जो भी अप्रॉक्सीमेशंस हैं उन्हें पुट करना सीखिए, अलग अलग मेथड्स पुट करना सीखिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, आप वो लगाइए, तब जाकर कहीं आप हायर लेवल क्वेश्चंस पे आइए। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं टॉप 300 हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ CGL। अरे भाई अभी तो आपने कदम ही रखा है, अचानक से आप एकदम आसमान पर पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा कैसे होगा ना। अभी तो आपने शुरू ही किया है, एक एक सीढ़ी चढ़िए, एकदम से आप नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, आराम आराम से करिए, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बिगिनर्स के लिए अगर सवाल है कि 4 महीने में होगा क्या, होगा अगर आप प्रो प्लेयर से ट्रिपल मेहनत करते हैं और मिड प्लेयर से डबल मेहनत करते हैं। तो प्रो प्लेयर अगर 4 घंटे पढ़ेगा तो उसका काम हो जाएगा, मिड प्लेयर अगर 6 घंटे पढ़ेगा तो उसका काम हो जाएगा। आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो आपका काम होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हैं जो अभी आपको करना है, ठीक है। तो आपको पहले अच्छे से अटेम्प्ट करना सीखना होगा, आपको पहले ये सीखना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रो प्लेयर्स हैं वो अब ये सीख रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है, और आपको तो अभी ये सीखना है कि आपको क्या करना है। क्या नहीं पर पहुंचने में तो आपको टाइम लगेगा, तो आपको टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करना है। ओके, आज का इन्वेस्ट किया हुआ टाइम आपके कल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और आज अगर आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया तो आपके लिए ही हानिकारक है। ओके, जैसा कि मैंने एक और चीज़ मैंने देखा है कि जो बच्चे सीजल के एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं या अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट या उसमें सीजल के मॉक टेस्ट लगाते हैं, सीजल के ही PYQs लगाते हैं। नहीं, आपको CPO भी देखना है, आपको CHSL भी देखना है, CDS वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं हर साल में 2 बार, वो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए। SSC का एक ट्रेडिशन रहा है कि उसके क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। अगर उन क्वेश्चंस में डेटा थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन टाइप सेम ही होता है, ठीक है। तो आप उनको बार बार करिए, आपको ऑलरेडी सब कुछ आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ओके, MTS की बात कर लें तो वो आपका ऑप्शनल है। आप चाहें तो CGL वाले बच्चे चाहें तो MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना भी लगाएं, कोई बात नहीं, वो CHSL में कवर हो जाता है, ठीक है। लगा लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें क्या बात। फिर तो प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस लगाने। आप ये सोचिए कि आपने सिर्फ मेंस लगा लिया और आपका प्री तो निकल ही जाना है। कुछ बच्चों की थिंकिंग होती है कि मैं मेंस के लिए पढ़ लूँ तो प्री। अरे भाई, तुम्हें A फॉर आता नहीं, A to Z तुम्हें आता नहीं, अल्फ़ाबेट तुम्हें आता नहीं, तुम्हें एप्पल लिखना सीखना है, कैसे सीखोगे? पहले ABCD तो पढ़ो, तब तो एप्पल की स्पेलिंग लिख पाओगे ना। तो पहले बेसिक पढ़ो, फिर जाके तुम कहीं मेंस के एग्जाम के लिए उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो प्री और मेंस दोनों पर आपको बराबर फोकस रखना है। ओके, शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल बनाने। शॉर्ट नोट्स, जब भी मैंने शॉर्ट नोट्स बोला है तो मैंने देखा है कुछ लोगों के शॉर्ट नोट्स तो वो क्या करते हैं, बुक में जैसे फॉर्मूलेस लिखे हैं सेम उठाकर फॉर्मूला लिख देते हैं। नोटबुक उठाई, बुक उठाई, सेम वही बुक उठाकर लिख दिया। किसी टीचर का वो फॉलो कर रहे हैं, कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उसके टेलीग्राम चैनल पे जो PDF मिली सेम PDF उठा के अपनी कॉपी में लिख ली। यही करना था, दूसरी बुक बनानी थी, दूसरा ग्रंथ ही छापना था आपको, तो आपने क्यों लिखा है? आप उसी बुक से पढ़ लेते, उसी PDF से पढ़ लेते। दूसरा लिखने में टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 20 से 25, बहुत मैक्सिमम तो 30 पन्ने के नोट्स, जिसको आप एग्जाम पे जाने से पहले आराम से पूरा रिवाइज कर सको। ऐसा ना हो कि रिवाइज करने बैठे और उस टाइम पे लग रहा है अरे यार ये क्या है, मैंने तो बुक ही लिख दी पूरी, मैं ही राइटर बन जाता हूँ, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट, जो आपको नहीं आता है, बार बार करने पे भी आप भूल रहे हो, वो लिखिए। आप सारा लिख दोगे तो बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है फिर लिखने की, फिर कोई ज़रूरत नहीं शॉर्ट नोट्स की, बुक से ही पढ़ लो डायरेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन पे काफ़ी फोकस होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन कुछ नहीं होने वाला। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप रोज उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हो, अगर आप रोज का टाइम टेबल अपना फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। कड़वा है लेकिन सच है, बात बिल्कुल सच है। आपको सच फेस करना आना चाहिए। आप अब बड़े हो रहे हैं, आप मैच्योर स्टूडेंट्स बन रहे हैं, सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको सच की तरफ देखना चाहिए,
सिर्फ ख्याली पुलाव वाली बातों पे आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हर तथ्य को देखना है आपको। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज जोश आ गया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, जोश जोश में आज तो मैंने पूरा 15 घंटे पढ़ लिया, कल 10 हुआ, परसों 5 हो गया, और उसके बाद से एक भी नहीं हो रहा है, एक हफ्ते तक डिले हो गया, कोई पढ़ाई नहीं की, बुक्स की तरफ देखा तक नहीं, एक हफ्ते बाद फिर उठाऊंगा, फिर पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होगा। रोज पढ़िए, रोज आप 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, रोज 8 घंटे पढ़िए, 365 दिन आप 8 घंटे पढ़िए। मानते हैं 365 दिन 8 घंटे पढ़ना नहीं हो पाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, फिर भी अगर आपका कभी मन नहीं कर रहा है तो भी आप एक बार बुक उठाकर जरूर देखिए, बुक में क्या लिखा है वो जरूर, आधा घंटा दीजिए। बुक फोन में कोई PDF खोल लीजिए, कोई YouTube चैनल देख लीजिए, किसी टीचर, आपका फेवरेट टीचर है आप उसे देखिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल दूर मत होइए। अगर आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे ना तो पढ़ाई भी आपको बिल्कुल दूर कर देगी, और फिर सक्सेस तो आपको इतना दूर कर देगी कि आप उसको पाने के लिए भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपको उसके लिए पहले अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, आपको रोज़ बराबर पढ़ना है, नदी रहना है आपको, एक तरल नदी बिल्कुल, ठीक है, जो अपने बहाव में बहती रहती है। ये नहीं करना है कि उसने नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। अगर ऐसा करेंगे ना आप तो एक दिन वो नदी सूख जाएगी और फिर उस नदी में कभी पानी नहीं आएगा, ठीक है, और फिर उस नदी को समंदर भी नहीं भर पाएगा। तो आपको अभी ऐसी ही नदी बनना है जो एकदम अपने बहाव में बहे, कंसिस्टेंट रहे, सूखना नहीं है आपको कि फिर कोई भी दुनिया का टीचर आपको पढ़ा ना सके और कोई भी सक्सेस आपको कभी मिल ना पाए, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एक तो ये सवाल ना मुझे बहुत ही थोड़ा इरिटेट करता है, वो इसलिए कि मुझे क्या पता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, मुझे क्या पता कि आपकी क्या कैपेसिटी है ना, तो वो आपको खुद देखना है। बट फिर भी अगर इस सवाल का जवाब चाहिए किस सबको, तो बिगिनर स्टूडेंट हैं आप, तो आप शुरुआती दिनों में आप थोड़ा कम पढ़िए, बट धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाइए और उस टाइम को एटलीस्ट 10 से 12 घंटे ले जाइए, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। ये टाइम वीडियोस को स्किप करके है। वीडियोस भी अगर आप देख रहे हैं, अच्छा वीडियो देखने का तरीका मैंने देखा कुछ लोगों का, बस ऐसे फ़ोन खोलकर बैठ जाते हैं और ऐसे देखना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका काम हो गया, पढ़ाई तो हो गई। नहीं, पढ़ाई का मतलब है पेन और पेपर का साथ होना। मैथ्स का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। टीचर आपको बता रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपने सुन लिया और आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं कि कंप्यूटर है आपका माइंड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुद से पेन से लिखना पड़ेगा। जितना आप कॉपी में पेन चलाएंगे ना, किस्मत उतना ही आपकी सक्सेस पर टिक मार्क लगाएगी, समझे आप। तो आपको उतना ही कॉपी में पेन चलाना पड़ेगा अगर आपको अपनी सक्सेस पर टिक मार्क लगवाना है, अदरवाइज क्रॉस तो पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो वीडियोस को स्किप करके ये टाइम है कि आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम, आप खुद कितना पढ़ते हैं, ठीक है। कोचिंग अगर आप चाहते हैं तो उसे स्किप करके, ठीक है। मिड स्टूडेंट्स वो अगर 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे उनका काम हो जाएगा। प्रो प्लेयर्स जो हैं वो 4 से 5, 5 से 6 इतना भी पढ़ेंगे तो उनका काम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो अभी बस अपनी मिस्टेक्स पर काम करना है। बाकी सब तो वो ऑलरेडी सॉल्यूशन पूरा बनाकर, घोल बनाकर पी चुके हैं, उन्हें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने बहुत बच्चों ने बोला है कि रीजनिंग ना दिन ब दिन मैम लंबी होती जा रही है, बिकॉज रीजनिंग का क्या है कि क्वेश्चंस ना सॉल्व करने में टाइम लगने लगा है। तो रीजनिंग का कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। आपको रीजनिंग एक बार पढ़नी है कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसके बाद आपको रीजनिंग कोई एक बुक उठा लेनी है, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे, आपको लगे आप इसका कंटेंट अच्छा है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए किसी भी पब्लिकेशन की, ठीक है, और उससे बस एक बार लगा लीजिए। उसके बाद जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होते रहेंगे। आपको रीजनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। कुछ चैप्टर्स हैं रीजनिंग में, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। क्लॉक हो गया, ये थोड़ा दिक्कत करता है। कैलेंडर, डाइस, सिलॉग, ये कुछ चैप्टर हैं जो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से दिक्कत देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को सिलॉग अच्छे से आता हो तो उसे कैलेंडर में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इनका कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर जाइए, आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन की दुनिया हो गई है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए चैप्टर, आपको हज़ारों टीचर्स मिल जाएंगे। जिस भी टीचर को
का आपको समझ में आ जाता है, आपको अच्छा लगता है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो टीचर का मतलब वो टीचर का कम सब्सक्राइबर है या वो टीचर के वीडियो पे कम लाइक है, क्या फर्क पड़ता है उसके लाइक और सब्सक्राइबर से। आपको समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप आंसर तक पहुंच रहे हैं, आपका पेपर सॉल्व हो रहा है, मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, काफी आपके लिए। आपको क्या करना, उसके सब्सक्राइबर्स 0 हो, डजंट मैटर, आपको अपनी देखनी है, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है, दुनिया को नहीं सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है। सबको जो टीचर पसंद है, जिसका पढ़ाया हुआ पसंद है, पढ़ने लगिए बस। ये मत सोचिए कि क्या है क्या, दुनियादारी पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए मॉक्स लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। मैक्सिमम आपको 3 से 5 साल, लास्ट जो 3 से 5 साल हुए हैं, यानी 2016 से लेकर 2021, इतने ही मॉक्स लगाने हैं, इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आपका काम हो जाएगा। मैथ्स के लिए भी इतना ही लगाना है, आपका काम हो जाएगा। हर शिफ्ट के, हर एग्जाम के आपको लगाने हैं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने देखी, कुछ बच्चों को ना बुक्स खरीदने का बहुत शौक होता है। मतलब किसी एक चैनल ने रिकमेंड किया कि आप RS अग्रवाल ले आइए, वो ले आते हैं। किसी ने बोला कि आप राकेश यादव की बुक ले आइए, वो ले आते हैं। किसी ने बोला कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले आइए, वो भी बुक ले आते हैं। और पढ़ना उन्हें किसी बुक से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुक्स इतनी मोटी मोटी हैं, समझ में ही नहीं आता पढ़ना किससे है। तो आप ज़्यादा बुक्स मत खरीदिए, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या बहुत मैक्सिमम, आप बहुत बुक लवर हैं, आप बिब्लियोफाइल हैं, तो आपको बस 2 बुक्स से ज़्यादा आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, ठीक है। 2 बुक्स लीजिए, हर सब्जेक्ट में से 1 भी लेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बुक्स काफ़ी हैं आपके लिए। टीचर्स को फॉलो करने की बात आती है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 टीचर्स, इससे ज़्यादा फॉलो मत करिए। कुछ स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि फ्रेंड ने कह दिया ये टीचर अच्छा है, उससे पढ़ने लगे। दूसरा फ्रेंड आया, उसने कहा ये नहीं, इससे अच्छा ये है, उससे पढ़ने लगे। अरे भाई, आपको अपना दिमाग देखना है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, किस टीचर्स के साथ आपको अच्छी वाइब्स मिल रही है, किस टीचर से आपको अच्छी ट्यूनिंग मिल रही है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, आपका सॉल्यूशन हो रहा है, वो देखना है आपको। दोस्त क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उनको किससे आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टीचर, और जिस भी टीचर को आप फॉलो करें उस पर ट्रस्ट रखिए। ये मत सोचिए कि उस टीचर ने तो यार इतना पढ़ा दिया, ये टीचर तो अभी तक पढ़ा ही नहीं पाया। सभी को सब कुछ पता है, वो अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उन्हें पता है कि उन्हें आपको कैसे पीक पर पहुँचाना है। आपकी भी मेहनत होगी साथ में, और साथ ही साथ उनका जो गाइडेंस होगा वो तो होगा ही। तो जैसा जैसा वो गाइड करें, आप अपने टीचर पर ट्रस्ट रखिए, वैसा वैसा आप करते जाइए। सक्सेस एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बेसिकली इंग्लिश में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश नहीं कोई बड़ा राक्षस है जो उन्हें खा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। एसएससी के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनका एक मोटिव हमेशा होता है कि उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी है। वो सुबह उठते हैं और वो कैब का रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपको भी यही करना है। वोकैबुलरी एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप अपना एक टारगेट सेट कर लिए। आप रोज़ एक 20 वन वर्ड याद कर लीजिए, 20 आप इडियम्स याद कर लीजिए, 15 एंटोनिम्स याद कर लीजिए, 15 आप सिनोनिम्स याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए और उस टारगेट पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। बाकी ये जो नंबर्स हैं ये मैंने बता दिए हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप बहुत अच्छे हैं लर्न करने में तो आप 20 को 30 कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। ठीक है। इसके बाद ग्रामर, अगर इंग्लिश में हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए आपका रोज का शेड्यूल होना चाहिए कि आपको 20 वॉइस के क्वेश्चन लगाने हैं, 20 आपको नरेशन लगाना है और आपको 20 एरर के क्वेश्चन लगाने हैं।
इतना कर लेंगे ना आप रोज, काम हो जाएगा। अब आप इस चीज़ का वेट बिल्कुल मत करिए कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्वेश्चंस लगाना शुरू करूँगा, नहीं, फर्स्ट डे से ही आपको ये करना शुरू कर देना है। क्वेश्चंस लगाइए, रॉन्ग होता है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन नीचे दिया होता है, एक्सप्लेनेशन दिया था। आप कोई भी ऑनलाइन जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, ये जितने भी हैं, इनमें आप देखेंगे तो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन अच्छा खासा दिया होता है। टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा दिया होता है, बेसिकली ज़्यादातर लोग टेक्स्ट बुक ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। मेरा भी पर्सनली फेवरेट टेक्स्ट बुक ही है, ओके। तो टेक्स्ट बुक जो है उसमें सॉल्यूशंस दिए होते हैं, साथ ही साथ उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि वो ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो आप क्वेश्चन लगाइए, खुद से करने की कोशिश करिए, रॉन्ग होता है एक्सप्लेनेशन देखिए, उसे समझने की कोशिश करिए कि अच्छा ये हुआ था इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है और जो मैंने किया था वो इसलिए गलत है, ठीक है। जब आप रोज़ ये करेंगे आपको सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस जब देखने को मिलेंगे बार बार, तो वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको उसके लिए कोई रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार जब आप कोशिश करेंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे खुद ब खुद आपके सॉल्व होने लगेंगे। भले ही आपको रूल ना आता हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। वहाँ रूल आपसे कौन पूछ रहा है, सॉल्यूशन चाहिए सबको, आंसर करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है रीडिंग का। रीडिंग सेक्शन में क्या है, रोज आप 20 मिनट निकालिए रीडिंग करने के लिए। ये बेसिकली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम बच्चे जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो वो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। रोज 5 पैरा जंबल लगाइए, सेम वैसे ही करना है जैसे आप ग्रामर में करते हैं। पढ़ना है, लगाना है, कोशिश करनी है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, खुद ब खुद होने लगेंगे, ठीक है। और रोज 2 सेट्स ऑफ क्लोज टेस्ट लगाना है, ओके। ये रोज आपको करना है, तब आपका हो जाएगा। कोशिश करिए अपनी मिस्टेक्स ढूंढने की, क्या गलती करती है आपने, क्यों कर दी है, उसका सॉल्यूशन क्या था और सही कैसे किया जा सकता है। शुरुआती दौर में दिक्कत होगी, हो सकता है जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है उनको 1.5 से 2 महीने, 2 से 4 महीने लग जाए, लेकिन चौथे महीने के बाद जब आप लगाएंगे ना तो आपका बिल्कुल जस्ट फैक्ट्री से निकले हुए से आप मिड स्टूडेंट बन जाएंगे और 8 महीने बाद आप मिड से कब आप प्रो प्लेयर बन जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन रोज़ करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेक्शन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस वेरी अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन। इसमें आप कुछ नहीं बता सकते कि कहाँ से क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना कि जो प्रो प्लेयर्स होते हैं वो भी एक बार सोचते हैं कि ऐसा भी कुछ था क्या बुक में, ऐसा तो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस समंदर की तरीके हैं, वो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम आए। आपको पीएचडी किसी सब्जेक्ट में नहीं करनी है, आपको उतना ही पढ़ना है जितने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। आपको जॉब लेनी है, आपको उस सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में भी जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का देखिए ना, मैंने पहले ही बोला कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट्स है ये। इसमें आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी कभी तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बच्चे भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। तो उसमें आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि ये आप पढ़ लो, ये ज़रूर आएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर है, कोई नहीं बता सकता। मैथ्स में, रीजनिंग में एक बार हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में कोई प्रिडिक्शन नहीं, ठीक है। वो तो टोटली आपकी जितना आपने पढ़ा है और साथ ही साथ वो पेपर में आया है तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि जो आपका हार्डवर्क और आपका लक अगर बराबर काम कर रहा है तो ही आपको करंट के क्वेश्चंस वही मिलेंगे। अदरवाइज जय श्री राम, ठीक है। अदरवाइज तो फिर बस छोड़ना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स डेली अगर आप पढ़ सकते हैं तो डेली करिए, वैसे टाइम बहुत वेस्ट होगा। अगर डेली नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मंथली करिए। मंथली वाला जो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, आप कोई भी चैनल देख लीजिए, सर्च बार बार आप सर्च करिए मंथली करंट अफेयर्स दिस मंथ, बहुत सारा मिल जाएगा कंटेंट,
ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे पढ़ लीजिए। बुक्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स में कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, और अगर कोई प्रिडिक्ट करके बता रहा है तो फिर वो बहुत ही ज्ञानी इंसान है, हम उतने ज्ञानी नहीं हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स इसलिए भी ब्रॉड है क्योंकि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स से, 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। लेकिन बाकी के 15 क्वेश्चंस तो हमारे वही है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बाकी के वही हैं। उनको अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये 5 की फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर अगर आप पढ़ लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, लास्ट बहुत लोग पूछते हैं कि कितने तक का करंट अफेयर आएगा, मतलब कितने दिन पहले का आएगा। तो लास्ट 6 मंथ्स मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम जिस दिन आपकी परीक्षा की तिथि होगी उस दिन के 6 महीने पीछे से मिनिमम कम से कम इतना पूछा जाता है। अगर आप मैक्सिमम माने तो मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल तक का करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको 1 साल तक का करंट अफेयर याद रहेगा? वो तो तभी रहेगा जब आप रेगुलर रहेंगे, आप रिवीजन करेंगे, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे हैं, आप मंथली करते हैं, ईयरली करते हैं या डेली करते हैं। ओके, सबसे मेन चीज़ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तो वो होता है प्रैक्टिस करना, वो होता है कंसिस्टेंट रहना, वो होता है रिवीजन करना। ओके, आपके नोट्स, आपके ऑनलाइन टीचर्स, आपके ऑनलाइन बैचेस, आपके पेड बैचेस, आपके ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशंस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सब एक तरफ, आपकी प्रैक्टिस, आपका रिवीजन और आपकी खुद की कंसिस्टेंसी एक तरफ। ठीक है, तो प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी, आपको लगातार पढ़ना होगा, आलस नहीं करना है। ओके, अगर हम प्रैक्टिस और रिवीजन की बात करें तो एटलीस्ट एक दिन, 1 डे in a week for revision, एटलीस्ट आपको रिवीजन के लिए हफ्ते का एक दिन तो देना ही पड़ेगा। संडे, सैटरडे, जो दिन आपको अच्छा लगे आप पूरा हफ्ता पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, अपने नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए। लेकिन एक दिन, हफ्ते का एक दिन, मान लीजिए संडे आपने लिया है, आपने संडे चूज़ किया, तो संडे का दिन आपको पूरी आपका रिवीजन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। पिछले एक हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा है, वो आपने जो मॉक्स दिए हैं उनका एनालिसिस, मॉक्स देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ मॉक देते जाएंगे और नंबर नहीं बढ़ेंगे जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपने गलती क्या की है, क्यों की है और उसको सुधारा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बढ़िया है कि आप अपना एक हफ्ते का शेड्यूल बनाइए। एक हफ्ते आप पूरा पढ़ाई करिए, पूरे नोट्स प्रिपेयर करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, वीडियोस देखिए, टीचर्स को देखिए, जो टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं, आप उनको देखिए, फॉलो करिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और लास्ट में जो हफ्ते का दिन होगा, एक दिन जो आपने खुद सेलेक्ट किया है अपने लिए, वो दिन आपका रिवीजन को डेडिकेटेड होगा। उस दिन आप रिवीजन करिए, पूरा देखिए कि आपने पिछले एक हफ्ते में क्या पढ़ा था, क्या देखा था, क्या फॉर्मूले पढ़े थे, क्या क्वेश्चंस लगाए थे, मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, आपको कैसे सॉल्व करने थे, सब कुछ आपको उसे एक दिन देखना है। ठीक है, बार बार देखिए, रिवीजन करिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है आपके लिए। आपको पूरा आउटकम देखना है कि अब आपको उस एक हफ्ते का क्या क्या याद है आपके दिमाग में, और जो नहीं याद है वो आपको याद करना है। उसके बाद आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक करिए कि आपकी क्या ग्रोथ हुई है। पिछले हफ्ते आप कितने अच्छे थे, नेक्स्ट हफ्ते जब आपने मॉक दिया तो कितना अच्छा हुआ, कम हुआ, अच्छा हुआ, ज़्यादा मार्क्स आए, कम मार्क्स आए, कम आए तो क्यों आए, ज़्यादा आए तो और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं,
वो आप जब खुद देखेंगे, देखिए कोई दूसरा पर्सन आपको उस हद तक उतनी अच्छी तरीके से जज नहीं कर सकता जितना आप खुद को करेंगे। तो आपको खुद को खुद जज करना आना चाहिए, खुद की कमी निकालना आना चाहिए और उन पर सुधार करना भी आना चाहिए। धीरे धीरे सब आएगा। पेशेंस बिल्कुल मत खोइएगा। एसएससी टाइम लेता है लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। तो ये एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले और उससे जॉब पाने वालों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, टाइम लेगा बट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस मत खोइए, आराम से प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन नहीं। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। आज फूफा की शादी में जाना है, कल दोस्त के साथ घूमने जाना है, नहीं, हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं, बाद में बहुत टाइम मिलेगा। अपने अंदर एक रीज़न आप ढूंढ लीजिए आपकी मोटिवेशन के लिए। आपके मोटिवेशन के लिए आपको रीज़न खुद ढूंढना होगा। ये मोटिवेशनल वीडियोस देखने से यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा। 15 मिनट का मोटिवेशन आएगा, उसके बाद सब ठंडा। ठीक है, तो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? फैमिली की सिचुएशन देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं तो सिचुएशन देखिए। किसी के लिए पैसा मोटिवेशन है, किसी के लिए लग्जरियस लाइफ मोटिवेशन है, किसी के लिए खानदान में नाक ऊंचा रखना मोटिवेशन है, तो किसी के लिए मम्मी पापा के सपने पूरा करना मोटिवेशन, किसी के लिए अपना सपना मोटिवेशन है और किसी के लिए अपनी नौकरी, अपना आगे का फ्यूचर, अपनी आगे की ज़िंदगी, ये सब मोटिवेशन है। ठीक है, पर कोई ना कोई एक रीज़न आपको अपना रखना पड़ेगा जिसे आपको रोज़ याद करना है, अपने माइंड में चलाता रहना है कि अगर आज मैंने लापरवाही कर दी तो मैं एक स्टेप दूर हो जाऊंगा अपनी उस मंजिल से, अपनी उस मंजिल से दूर हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगी। तो वो एक स्टेप आपको बढ़ाना है, पीछे नहीं लेना है। ओके, आपके पास टाइम नहीं है इतना, लेकिन आपके पास कंपटीशन बहुत है। देयर इज़ नो मच टाइम बट देयर इज़ सो मच कंपटीशन। तो आपको उस कंपटीशन को बीट करने के लिए खुद पर वर्क करना पड़ेगा। तो खुद पर वर्क कीजिए, पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। बाकी अब आ गया है नोटिफिकेशन, तो आपको वीडियोस मिलते ही रहेंगे। सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, कंटेंट मिलता रहेगा। पढ़िए, पेपर फोड़ दीजिए बिल्कुल। सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़िए, आपको पढ़ना है, पेपर को फोड़ देना है, बिल्कुल आग लगा देनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।